हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और 12th क्लास के सिलेबस में अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। राइट, सो ये हमारा नया टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इट इज ऑफ 30 मार्क्स। राइट, सो इन योर टोटल syllabus for 80 marks, total question paper of 80 marks, this is the biggest chapter having unit having 30 marks. इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, सो बहुत ध्यान से करना है इसको। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर्स, let us first understand its contents or the syllabus. So पहले हम पार्टनरशिप फर्म का सिलेबस समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें जो पूरा यूनिट है उसको 2 सब यूनिट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज फंडामेंटल्स और नंबर 2 इज अकाउंटिंग फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। मतलब सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप फर्म्स के बेसिक्स क्या हैं, कि इनके फर्म क्या होती है, फर्म क्रिएट कैसे होती है, कोई एग्रीमेंट है कि नहीं है, फर्म के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। लाइक आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाना समझा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो अगर हम फर्म की बात करें तो इसके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे। बेसिकली जब पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें अकाउंट्स तो वही रहते हैं, क्योंकि दे आर डूइंग द बिजनेस। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता है वही बिजनेस पार्टनर्स भी मिलके कर रहे होते हैं। सो उनके फाइनल अकाउंट्स तो वही रहते हैं, बस एक माइनर सा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या है कि पहले जहां जो आपने लास्ट ईयर तक किया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सीधे ऑनर को, सोल प्रोप्राइटर को डिस्ट्रीब्यूट या दे दिया जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, अब एक पर्सन नहीं है, इसमें यू हैव 2, 3, 4 पार्टनर्स जो मिलके काम कर रहे हैं। सो अगर कोई लोग मिलके काम करते हैं तो वो फिर आपस में एग्री करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, तो इसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट किस फॉर्म में लें। हम प्रॉफिट को एज इट इज ले लें या हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज एन इंटरेस्ट, एज अ सैलरी लें, क्योंकि काम भी तो कर रहे हैं ना वो बिजनेस में। सो ये कई चीजें उनको डिसाइड करनी होती हैं। सो जो हमारे फाइनल अकाउंट्स है उसका एक नया कंपोनेंट उसमें जुड़ जाता है, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वो इसमें आता है। और जो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं कि हम ये डिफरेंट अमाउंट्स की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, क्या कोई माइनर पर्सन पार्टनर बन सकता है, कभी पार्टनरशिप में गारंटी हो सकती है। मान लो ए है, वो अपना बिजनेस अकेले करता था और वो अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा था प्रॉफिट्स में। अब भी उसको कहते हैं कि चलो मिलके बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ए को लग रहा है कि मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो अब मैं इसके साथ पार्टनरशिप में जाऊंगा तो पता नहीं मुझे कितना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सो बी उसको साथ में मिलाने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है बी के पास कि वो पार्टनरशिप क्यों करना चाहता है, वो उसको साथ में मिलाने के लिए उसको गारंटी दे देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसमें गारंटी भी आ जाती है। गारंटी 2 तरह की होती है, या तो जो फर्म है या पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं, और इसका रिवर्स गारंटी क्या है, पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मैं इतना बिजनेस कमाऊंगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है ना कि ए अपना 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाता था और जब ए और बी ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू की तो बी को लगा कि अब पता नहीं हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे। सो अब ए उसको गारंटी दे रहा है कि नहीं नहीं, मैं बिजनेस में इतना रेवेन्यू या इतनी सेल या इतना प्रॉफिट लेके आऊंगा। ये यूजुअली होता है प्रोफेशनल फर्म्स जब बनती हैं, जैसे सीए मिलके बनाते हैं फर्म, तो वो कहते हैं कि मैं इतना बिजनेस फर्म में, इतनी इनकम फर्म में लेके आऊंगा ही। सो गारंटी का केस भी आ जाता है, माइनर का केस भी आ जाता है, कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि कुल मिला के जो सारी चीजें हैं, जो सारी इसमें अकाउंटिंग है, वो किसके आसपास घूम रही है, पार्टनर्स के, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट्स और उनके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। क्योंकि बाकी चीजें, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अब अगर एक पर्सन करे या सारे मिलके करें, बैलेंस शीट चाहे एक पर्सन का बिजनेस हो या 4 लोगों का बिजनेस हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ता है कि प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे और हर एक की इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सो मेनली ये चीज है, बट इसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। सो क्या आ जाता है फंडामेंटल्स में कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसमें पार्टनर्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या बनेंगी, क्या होगा।
पार्टनर की क्या राइट्स हैं और उनको क्या क्या करना है, ड्यूटीज क्या हैं फर्म में। उसके बाद पार्टनरशिप क्योंकि एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, सो अगर वो एग्रीमेंट राइटिंग में हो तो हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो डीड होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि डीड बनाना, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। 2 या 3 लोग या जितने भी लोग हैं जब मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोचते हैं तो वो एग्री कर लेते हैं कुछ कॉमन टर्म्स पे कि चलो इस तरह से काम होगा, लेकिन उसको राइटिंग में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो उनकी चॉइस है। ऑल्दो राइटिंग में लिखना हमेशा बेटर होता है, क्योंकि आपको उसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि हाँ हमने ये एग्री किया था, बाद में कोई उस पर मुकर नहीं सकता, कोई पीछे नहीं जा सकता। सो डीड होना अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट है, बट इसका होना कंपलसरी नहीं है। सो डीड होती क्या है, इसमें लिखते क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। सो कई बार ऐसा होगा, आप ये देखोगे कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि एक तो पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लिया और एक कुछ रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट के, तो जब ये दोनों दे रखे हों तो क्या एप्लीकेबल होगा। सो हमारा प्रोसीजर क्या है, पार्टनरशिप डीड की पहली इंपॉर्टेंस है या एग्रीमेंट की। सो अगर एग्रीमेंट है तो हम प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, जहां जहां ये जिस जिस चीज पर ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है वहां हमें पार्टनरशिप एक्ट की ओर देखना पड़ेगा। समझ रहे हो। सो आपको पार्टनरशिप डीड देखनी है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसमें कुछ प्रोविजंस नहीं है तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट की ओर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अब आप बताओ क्या होगा। राइट, लाइक जैसे आपको कहीं जाना है तो आप पहले अपने मदर के पास जाते हो, उनकी परमिशन लेते हो। अब आपकी मदर अगर आपको परमिशन दे देती हैं, ठीक है, मतलब आपके एग्रीमेंट में है, मदर ने परमिशन दे दी, तो अब आप चल पड़ोगे, अब आपको जो करना है वो करो। लेकिन अगर वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप कहाँ जाओगे, आप पार्टनरशिप एक्ट की ओर देखोगे, मतलब आप फादर के पास चले जाओगे। सो ये दोनों आपको देखनी है कि पहले हमें डीड ही देखनी है, बट अगर डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अब कौन से प्रोविजंस हैं, कब कब एप्लीकेबल होंगे, वो सब हमें समझना होगा। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आवर फोकस इज ऑन प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा फोकस इस अकाउंट पे रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं वो तो इन एनी केस सिमिलर हैं। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्यों फाइनल अकाउंट्स में हम सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन पर ही फोकस करते हैं। अब जब आप ये समझोगे, सो इसमें हमें क्या समझेंगे कि ये अकाउंट 2 कैटेगरीज में बनता है, क्योंकि हमने जब भी अकाउंटिंग करनी है हमें पहले देखना है पार्टनरशिप डीड। अब वहां पे आंसर नहीं है, क्लॉज नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो आप फिर पार्टनरशिप एक्ट के पास चले जाओ कि अब तुम बताओ क्या करें। ठीक है। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 कैटेगरी में समझेंगे, अगर कोई डीड है ही नहीं और दूसरा अगर डीड है तो क्या करें। अब पार्टनर्स को जब आप सैलरी देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, कमीशन देते हो, सो इनको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन के थ्रू हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। सो अगर आपके पास उतना प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या करेंगे। सो ये भी केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्योंकि सैलरी तो उसे डीड दिलवा रही है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिलवा रहा है ना। सो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे करोगे, प्रॉफिट बांट लोगे। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड है, अब आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार आपने लिख तो दिया सैलरी दे दो, लेकिन उतना पैसा नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो क्या करें। सो व्हेन आवर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, ये केस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल अकाउंटिंग है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, पार्टनरशिप अकाउंट्स के स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम इनके साथ साथ स्टडी करेंगे। जब ये स्टडी कर रहे हैं ना, जब यहाँ पे हैं, तो हम ये भी स्टडी करेंगे। क्या क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। देयर आर 2 वेज टू मेक इट, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, कैपिटल फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो एक में क्या है, वो कैपिटल फिक्स मान लेते हैं कि हम अपनी कैपिटल फिक्स रखेंगे जितनी हमने लगा दी, और जो चेंजेस है ना उनको अलग नोट करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी कैपिटल ही बदलती रहेगी। आपने ड्राइंग की, कैपिटल कम हो गई, आपको प्रॉफिट मिला, कैपिटल बढ़ गई, सो आपका कैपिटल तो चेंज होता रहेगा। सो दे डोंट वांट, वो कहते हैं कि हमने कैपिटल फिक्स कर दी, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अब यही हमारी कैपिटल है और यही रखनी है।
सो क्या है, जो चेंजेस है उनको अब अलग कहीं नोट करना पड़ेगा। सो फिक्स्ड कैपिटल में दो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। कैपिटल फिक्स रहेगी बट चेंजेस तो होने हैं, उनको सैलरी मिलनी है, उनको कमीशन मिलनी है, उनको ड्राइंग्स होनी है, उनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। सो ये चेंजेस कहाँ करेंगे? कैपिटल तो जब आपने एक अलग कर ली कि ये मेरी फेयर कॉपी है, इसमें मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फिर कहाँ नोट करोगे सब कुछ? एक साथ में एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ना। सो फिक्स्ड कैपिटल में हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें क्या, पार्टनर्स कहते हैं ठीक है कैपिटल ऊपर नीचे होगी, कम ज्यादा होती रहेगी, दैट इज फाइन विद अस। फिर कैपिटल में ही सब कुछ डाल देते हैं, उसी में सब कुछ लिखते जाएंगे। सो दो तरह से कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद ये जो हम पार्टनर्स को टर्म्स में अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब उनकी सैलरी, कमीशन, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो इनकी कैलकुलेशन और इनकी एंट्रीज। इसके बाद कुछ पास्ट एडजस्टमेंट, ये हर बार आप समझते हो, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तब भी आपने समझा था कि कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। मान लो पिछले ईयर में या उससे पहले कोई गलती की है या कोई चीज भूल गई, अब उसको एडजस्ट तो करना है ना, मिस्टेक हो गई, लेकिन जिस दिन हमें मिस्टेक समझ में आ गई हमें उसे रेक्टिफाई कर लेना है, उसे एडजस्ट कर देना है। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी। इसके बाद जैसे मैंने आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट बताया, सो गारंटी के लिए कैसे वर्क करेंगे। गारंटी टू वे है, पार्टनर को भी दी जा सकती है और पार्टनर फर्म को भी दे सकता है। जो ये डिटेल में समझेंगे हम। उसके बाद है एडमिशन ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर होते हैं जो पार्टनर 18 ईयर ऑफ एज से कम होते हैं। सो ऐसे लोगों को अगर हम फर्म में लेते हैं तो वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आते हैं, ठीक है। सो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट इसमें है गुडविल। गुडविल फंडामेंटल्स का ही पार्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप में जब भी कुछ उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो गुडविल इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सो गुडविल का पार्ट भी फंडामेंटल्स में इंक्लूडेड है। अब गुडविल में क्या क्या है, गुडविल होती क्या है? गुडविल बेसिकली रेप्यूटेशन है। सो व्हाट इज गुडविल? इट्स फीचर्स, नेचर, इसकी नीड, क्यों वैल्यू करें, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट इट। देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सो हमें जब भी हम 12th में ये अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मेथड्स को ही नहीं रटना होता, हमें उसके बिहाइंड द सीन, जो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना होता है। इसीलिए ये सारी थियोरी जो हमारा अकाउंटिंग है इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप थियोरी स्किप कर लो और सीधे यहां कैलकुलेशन पे आ जाओ या सीधे गुडविल की कैलकुलेशन कर लो। थियोरी स्किप नहीं कर सकते, क्यों? थियोरी फाउंडेशन है, ये बेस है प्रैक्टिकल का। अगर बेस स्ट्रांग कर लोगे तो आपको उसके ऊपर काम करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बेस नहीं बनाया, बेस स्ट्रांग नहीं किया, तो उस पर बिल्डिंग नहीं बनती है। सो इसलिए थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बट ये बेस बनती है प्रैक्टिकल्स का। सो सारे चैप्टर्स में हम थियोरी अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे। इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े से लेंथी होते हैं अगर आप बाकी वीडियोस के साथ कंपेयर करो, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि हम थियोरी को स्ट्रांग करें और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, राइट। सो ये था फंडामेंटल्स, बेसिक थिंग्स। अब एक बार पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो गई, वो नॉर्मल रूटीन में चल रही है, सो ये सारे अकाउंट्स बन रहे हैं। हर साल उसकी वर्किंग में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है और इसमें ये सब एडजस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन कई बार फर्म की लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि फर्म को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि पार्टनरशिप जो है इसका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ठीक है। सो उस केस में, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, सो फर्म को डिसॉल्व करना है, बिजनेस को खत्म कर रहे हो, सो उस केस में स्पेशल अकाउंटिंग आती है। सो ये फंडामेंटल्स है। नेक्स्ट है हमारी स्पेशल अकाउंटिंग। स्पेशल अकाउंटिंग में क्या क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दो अलग चीजें। रिकॉन्स्टिट्यूशन तब होता है जब बिजनेस, फर्म चलती रहती है लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। जैसे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक रीजन है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हो। मान लो अब तक तीनों पार्टनर्स आपके इक्वली फर्म में टाइम डिवोट कर रहे थे, सो प्रॉफिट वगैरह वो इक्वली बांटते थे। अब कुछ और हो गया,
क्या हो गया, मान लो इनमें से एक पर्सन ऐसा है जो अब एजिड है, वो उतना टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा, या वो अब कुछ और कामों में बिजी है, वो फर्म को टाइम नहीं देता। सो अब आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हो। अब आप कहते हो कि क्योंकि ये पर्सन टाइम कम दे रहा है, हम लोग ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, सो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, सो चेंज हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हालांकि ये चेंज तब होता है जब सब लोग एग्री करते हैं, किसी एक के करने से नहीं होगा। सो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, ये तभी होता है जब सब एग्री कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक नए पार्टनर को एडमिट करना है। अब फर्म में कोई भी नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सारे एग्री करें। सो किसी के आने से क्या होगा, अगेन आपके प्रॉफिट्स जो है अब वो चेंज हो जाएंगे। जो पहले 2 पार्टनर्स में बट रहे थे, अब 3 में बटेंगे। आपकी इक्वेशन बदल गई। हो सकता है नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप उसको कमीशन भी देना चाहते हो, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज बदल गई। ठीक है, और आपने अब तक जो प्रॉफिट इकट्ठे कर रखे थे, जो बिजनेस में एसेट्स अपने जोड़ रखी थी, जैसे ही वो नया पार्टनर आएगा उसका राइट बन जाएगा सब पे। ठीक है, आप बिजनेस अब तक चला रहे थे, आपकी एक रेप्यूटेशन थी, एक गुडविल थी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो नया पर्सन आएगा, वो जो आपके प्रॉफिट से सब में शेयर लेगा। सो एडमिशन के टाइम पे कई एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, राइट। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, अब रिटायरमेंट भी सबकी मर्जी से होती है, या किसी की डेथ हो जाए। अब डेथ एक ऐसा चीज है जिसमें मर्जी नहीं चलेगी। सो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग होगी। बट बाकी तीनों जो केसेस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के, ये तभी होते हैं व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री। तो इस केस में क्या हमारे प्रोविजंस हैं, आप बुक में देखोगे आपको ये 3 चैप्टर अलग अलग बताए हैं। आई विल ऑल्सो डू इट सेपरेटली, लेकिन क्योंकि मैं राइट नाउ आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि क्या कंटेंट्स हैं, हमें करना क्या है। सो इन सब केसेस में क्या है, हमें सेम चीज करनी है। क्या करना है, नंबर 1, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। रेशियो चेंज होने का मतलब है कि पुराने से अब में कुछ पार्टनर्स को अब फायदा होने लगेगा, उनका शेयर बढ़ जाएगा, और कुछ को नुकसान होने लगेगा, उनका शेयर कम हो जाएगा। जब आप रेशो चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, एज कंपेयर टू व्हाट दे वर गेटिंग। पुराने से अब में चेंज हो गया। सो नई रेशो बनेगी, सेक्रीफाइस होगा और गेन होगा। सो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो होगी। अब ये चीजें इन तीनों केसेस में होंगी। ठीक है, सो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बट सब में एप्लीकेबल है। तो जब आप यहां पढ़ रहे हो, आपको यहां भी ये समझ आने में इजी रहेगा। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट कि इसमें कुछ नया आ गया, बेस यहीं पे बन जाएगा, यहां आप उसको सिर्फ एडजस्टमेंट करना सीखोगे। सेकेंड थिंग है गुडविल की एडजस्टमेंट। ये जरूरी हो जाती है क्योंकि जो पर्सन आ रहा है या जा रहा है, उसने बिजनेस की गुडविल में शेयर लेना है। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो पुराने लोगों की जो रेपुटेशन कमाई हुई है उसका खाएगा, उसको उसी का प्रॉफिट मिलने वाला है। समझ रहे हो? अब एक बिजनेस है, प्रॉफिट क्यों अर्न करता है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन जैसे जैसे बढ़ती है, उसके प्रॉफिट अर्न करने की जो अमाउंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बिजनेस इतने टाइम से अपनी गुडविल कमा रहा है, लेकिन एक नया पर्सन आया नहीं कि उसको सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब जो पुराने पार्टनर्स ने अब तक बेनिफिट फर्म को दिया है, जो फर्म की रेपुटेशन अर्न की है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, नया पार्टनर आते ही उनमें शेयर लेने लगेगा, क्योंकि वो तो जो भी प्रॉफिट होगा सब में बंटना है। जो प्रॉफिट हम आज कमा रहे हैं वो हमारे आज के एफर्ट्स के कारण नहीं है, सिर्फ उसके पीछे हमारे पिछले कई सालों की मेहनत है। आप समझ रहे हो? सो गुडविल की कैलकुलेशन और उसकी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, वो कहेगा कि मैंने इतने साल काम किया, फर्म को इतना बेनिफिट दिया, इतनी इसकी रेपुटेशन अर्न हुई, सो जो गुडविल मैंने कमाई है मुझे उसमें शेयर मिलना चाहिए, सो उसको शेयर मिलेगा। सो गुडविल की एडजस्टमेंट तीनों केसेस में होगी। नेक्स्ट क्या है, आप फर्म पे जो एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं वो बुक वैल्यू पे ले रहे हो, लेकिन जब आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जब उसमें पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए, सो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी दोबारा से असेस करना है और उनको रीवैल्यू करके प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को देना है। ठीक है, देन आपके पास कुछ पुराने रिजर्व्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो भी सबको बटेंगे। उसके बाद
कई बार पार्टनर्स ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे से हम अपनी कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखेंगे। तो वो एग्री कर रहे हैं कि उन्हें कैपिटल्स में रेशो में रखनी है। सो अगर ऐसा है तो ये हम खुद नहीं करेंगे, ये सब वॉलंटरी है, ये सब करना पड़ता है जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं। बट कैपिटल आप कितनी रखना चाहते हो ये आपको अलग से डिसाइड करना होता है। सो अगर कैपिटल वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखना चाहते हैं एज पर एग्रीमेंट, तो इसकी वर्किंग भी होगी। सो फाइनली क्योंकि हमने एसेट्स रीवैल्यू की हैं, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के बैलेंस शीट फ्रेम कर लेते हैं। ये हो गया आपका जनरल। अब इसमें डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पर एक चीज एक्स्ट्रा है, वो यहां नहीं है। वो क्या है कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है वो पैसा ले आएगा। अब कोई हमें पैसा लेके आए हमारे लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पैसा देना पड़ता है। सो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे एक लास्ट पॉइंट क्या होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका कितना क्लेम है फर्म पे, अगर उसने कोई लोन दे रखा है तो उसका कितना अमाउंट ड्यू है, ये हमें कैलकुलेट करके उसकी डेथ के टाइम तक कैलकुलेशन होगी और उसको पैसा देना पड़ेगा। सो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे देंगे, ये सब डिसीजन और उनकी अकाउंटिंग यहाँ होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिटायर हो रहे हो, आप सोच सकते हो कि ठीक है ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, मैं इस डेट को रिटायर हो रहा हूँ, अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिटायरमेंट के टाइम पे भी दिक्कत नहीं है, बस पेमेंट सोचनी है। लेकिन डेथ के टाइम पे एक एडिशनल पॉइंट है। मान लो आपने अकाउंट क्लोज किए 31 मार्च को, डेथ हो रही है पार्टनर की जून में, तो वो जो 2 महीने बीत गए उसको उसका प्रॉफिट भी देना है। ठीक है, सो डेथ के टाइम पे थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाती है। सो डेथ और रिटायरमेंट उनके क्लेम कैलकुलेट करने पड़ते हैं और सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ से देंगे। हो सकता है फर्म को ये इन्वेस्टमेंट बेच दे, हो सकता है बाकी के पार्टनर पैसा ले आए। सो ये कैसे होगा, ऑफ कोर्स ये कैसे होगा हमें नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन वाला बताएगा, बट इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो हमें करना है। ठीक है, सो ये तीनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सब में यही रहेंगे, बस एंट्रीज थोड़ी ऊपर नीचे आगे पीछे होती जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, इसका सेकेंड पार्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहले क्या देखा हमने कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था, पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही थी, मतलब फर्म दोबारा से बन रही है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, फर्म ही बंद हो रही है। सो अगर पार्टनर्स ये सोच लें कि अब हमें फर्म बंद कर देनी है, अब बस हो गया बिजनेस, अब और नहीं करना, सो क्या करेंगे, इसमें क्या समझना है कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है और ये डिफरेंट कैसे है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से। आगे आप पढ़ोगे कि पार्टनरशिप और फर्म ये दो अलग चीजें होती हैं। फर्म का डिसोल्यूशन होना और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना दो अलग चीजें हैं। तो क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप होती है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप चेंज होने से बिजनेस बंद नहीं हो जाते। आप इक्वल पार्टनर थे, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हो। अब क्या है, एक पार्टनर दूसरा कहता है कि चलो फिर अब प्रॉफिट्स ना हम थोड़ा रेशो चेंज कर लेते हैं। तो उसको भी लगता है ठीक है मैं टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा, लेकिन मेरा पैसा लगा हुआ है, मुझे इनकम का सोर्स बना रहेगा। सो रादर देन के बिजनेस में से निकल जाए, बंद कर दे, वो रेशो मान लेते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा कम कर दो। सो वो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। फर्म चल रही है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन फर्म अगर डिसॉल्व हो गई मतलब फर्म ही बंद कर दो, एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज पे कर दो। सो इसमें हमें फर्म के बंद होने का सोचना है। उसके बाद मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर फर्म डिसॉल्व करनी है तो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है। फिर अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, मतलब आप लाइबिलिटीज को पे कैसे करोगे, क्या ऑर्डर होगा। उसके बाद फर्म्स में क्या है, पार्टनर्स जो हैं वो अपने और फर्म के डेब्ट्स के लिए पर्सनली और जॉइंटली लायबल होते हैं। मतलब अगर फर्म को पैसा देना है और फर्म के पास पैसा नहीं है तो वो पार्टनर को लाना पड़ सकता है। सो वो हमें फर्म के और पर्सनल डेब्ट्स में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और कैसे पेमेंट्स होनी है वो पढ़ना है। देन क्लोजिंग ऑफ बुक्स, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स, एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन। ये जो क्लोजिंग ऑफ बुक्स है इसमें हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं, लेजर अकाउंट भी करते हैं। लेजर अकाउंट में हमारे पास आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। सो ये 3 अकाउंट बना के हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ रियलाइजेशन हो रहा होता है और यहाँ हो रहा होता है रिवैल्यूएशन। सो इन दोनों में डिफरेंस। सो दिस इज ऑल दैट इज देयर इन योर पार्टनरशिप
अकाउंटिंग। ओके, सो ये दो इसके बेसिक पार्ट्स हैं और ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे वीडियो बाय वीडियो, वन बाय वन, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 30 मार्क्स का है, दैट मीन्स अ मेजर चंक ऑफ योर मार्क्स कैन बी कवर्ड फ्रॉम हियर। ओके, सो एक चैप्टर कर लो, पास हो गए, ये तो हो जाएगा। उसके बाद बाकी चैप्टर्स आप छोड़ दो कि अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अब मुझे अपने नंबर बढ़ाने हैं, अब कैसे करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वील स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। थैंक यू।